बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले मैच की दुआ कर रहे हैं और बाद में बदुआएं दे दी हैं इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा जनाब, हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए थे इनकम फ्रॉम सैलरी पे, ठीक है ना। इससे पहले हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ है। नाउ हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी पे आए और हमें पता चला कि यार बातें तो वही हो रही हैं। स्कोप कैलकुलेट करना है, डिडक्शंस देखनी है और फिर उसके साथ हमने चार्जेबिलिटी देखनी है और उसके साथ हमने टैक्सेबिलिटी देखनी है। इन सारी बातों को करते करते हम पहुंच गए थे, हमने बहुत सारी पर्क्स को देख लिया था और उससे हम कुछ चीज़ें अभी तक समझ पाए हैं। जी बच्चे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हर पॉइंट के समझने का कोई एक खास जगह है। एनटीआर, एफटीआर, इनकम जब हम कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे ना वहाँ जाके क्लियर होगा, ठीक है ना। इसी तरह डिडक्शन जो है जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तो एक्चुअल वो अपनी स्ट्रेंथ में वहाँ आएगा। फिलहाल हम इसको सम अप कर रहे हैं ना, ताकि हमें पता रहे कि ये चार बातें अंडर डिस्कशन चल रही हैं, क्योंकि फिलहाल जो हमारा रेंट है वो सारे का सारा एनटीआर में है, तो एफटीआर डिस्कस ही नहीं होगा। अब इसी तरह सैलरी है, ये सारी की सारी एनटीआर में है। जब हम पढ़ेंगे ना कैपिटल गेन, उसमें से कुछ एनटीआर में आएंगे, कुछ एफटीआर में जाएंगे, तो ये बात वहाँ वाजे होगी। जैसे यहाँ जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो भाई ये रिसीट और अक्रूवल समझ आ गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिसीट पर हो रही थी और कुछ चीज़ें अक्रूवल पर हो रही थी। इस तरह हमें देखने की ज़रूरत पेश आएगी। एक सवाल आपको ग्रुप में डाल दिया बेटा, उसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यार मेरे पास डिस्कशन हो रही थी। पर्क्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा जी? कन्वेंस। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा अकोमोडेशन। भाई ये रीस्टार्ट क्यों है, तो चेक करवाओ। मल्टीमीडिया नहीं रीस्टार्ट हुआ, ये रीस्टार्ट हो गया। होने तो भी हो तो रहा। अच्छा जी, हमने सबसे पहले कन्वेंस देखे, फिर उसके बाद अकोमोडेशन का जिक्र आ गया, फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स का जिक्र आ गया, फिर यूटिलिटीज़ का जिक्र आ गया, फिर इंटरेस्ट फ्री सब्सिडाइज्ड लोन का जिक्र आ गया, फिर ऑब्लिगेशन पेड और वेवर बाय एम्प्लॉयर का जिक्र आ गया, फिर एसेट ट्रांसफर का जिक्र आ गया, ठीक है ना, और फिर अदर पर्क्स का जिक्र आ गया। ऐसे हमारा सेक्शन 13 जो था वो कंप्लीट हुआ था। फिर हमने साथ ही थोड़ा सा एक दो चीज़ें और भी इसके साथ अटैच हो रही थी, वो अटैच हो गई कि जैसे अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है या सब्सिडाइज लोन दिया है तो फिर उसकी इम्प्लीकेशन क्या राइज हो रही है अगर वो पैसा उठाकर आप किसी दूसरे बिजनेस में ले गए हो, ठीक है ना। दो इम्प्लीकेशन आई। जब सब्सिडाइज आपने लोन दिया तो एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है सैलरी पर। वो कह रहे कि अगर ये लोन आपने कहीं इनकम जनरेट की और वो टैक्सेबल है तो उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। वो कह रहा सैलरी में तो हम इसको ऐड कर रहे हैं एज अ पर्क्स, ठीक है ना, एज अ इनकम। इसमें एक्सपेंस बनना है, ठीक है ना। अब इसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है। इसका रूल था कि भाई अगर आप 10% से कम चार्ज कर रहे हैं तो जितना कम चार्ज किया है वो ऐड हो जाएगा। ये उसूल था सैलरी के लिए और इससे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही थी। और इधर उसूल है कि यहाँ अलाउ हो जाएगा कम से कम 10% और एक्चुअल विच एवर इज हायर। इधर ये
इनकम में से माइनस हो रहा है, एज ए एक्सपेंस अलाउ हो रहा है, और इधर ये इनकम में ऐड हो रहा था। ये दो अलग अलग प्रोविजन है जो दोनों अलग अलग ही एंटरटेन हो रही हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा जनाब, फिर हम कुछ और आगे चले गए और हमने यहां से आज हमने शुरू करना। एक और इसी तरह का इंपैक्ट है जी, सेल्फ हायरिंग ऑफ, और ये भी सेक्शन 15 में आ रहा है ना। तो सेक्शन 15 आपको पता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन था। वहां हम ये डायलॉग छोड़ कर आए थे, इसे पार्क कर आए थे कि यार इस बात को ना जब हम सैलरी में पहुंचेंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि हमें कुछ चीजें अगर उसी जगह उसी वक्त डिस्कस करेंगे तो हमारा नॉलेज इस पोजीशन में नहीं होता कि हम उस बात को सही अंडरस्टैंड कर सकें। तो फॉर द टाइम बिंग हमें उसे कहीं पार्क करना पड़ जाता है कि यार इस बात को आगे चल के डिस्कस करेंगे। नाउ अब आते हैं सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग के लिए आप ऐसे समझें, एक शख्स है, वो किसी एक सिटी, फर्ज कर ले मुल्तान में रहता है, मुल्तान में उसके पास अपना घर मौजूद है, अपने घर में रह रहा है, और वो आ गया लाहौर जॉब करने के लिए। यहाँ एम्प्लॉयर ने उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी है। ठीक होगी बात? यहाँ उसने एम्प्लॉयर ने उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी है। अब उसने देखा कि यार मैं मुल्तान वाले घर का क्या करूंगा, उसने मुल्तान वाला घर किराए पर दे दिया, और ये घर उसको किसने प्रोवाइड कर दिया है? एम्प्लॉयर ने। ये एम्प्लॉयर्स ने घर प्रोवाइड कर दिया। इस घर से जो इनकम आ रही है वो कहाँ जा रही है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जा रही है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर वहाँ यहाँ वो एडवांस लेगा तो उसका 1/10 और कौन से एक्सपेंसिव, इसके ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर पर कौन सा उसूल लगेगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का उसूल लगेगा। और उसी वक्त जो घर उसे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर कौन सा उसूल लगेगा? सैलरी का कम से कम 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल और बेसिक सैलरी उसकी उसमें ऐड हो रही होगी। दो काम हो गए। इसमें किसी को एतराज हुआ? आपको किसी को एतराज नहीं, ऐसे ही होगा। मैंने अपना घर किराए पे दे दिया मुल्तान वाला, लाहौर में मुझे कंपनी ने घर दे दिया, मुल्तान वाले पे इनकम फ्रॉम और लाहौर वाले पे क्लियर बात। अब कहानी क्या हुई? अब एक ही घर है, मेरा ये घर मुल्तान में नहीं था, लाहौर में था। ठीक है, कंपनी ने मुझे कहा कि यार आपकी एंटाइटलशिप है, हमने आपको घर देना है। मैंने कहा मेरे पास तो अपना घर है भाई, मैंने क्यों लेना जाके किराए पे, आप मुझे कैश दे दो। उन्होंने कहा नहीं, कैश वाली ऑप्शन कोई नहीं है, मिलेगा तो घर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा यार आप ऐसा करो, मेरा घर मेरे से किराए पे ले लो और मुझे ही कंपनी ये प्रोवाइड करते रहने के लिए, मेरा ही घर मेरे से किराए पे ले लो और मुझे ही प्रोवाइड कर दो। तो वो जो अलग अलग दो फिजिकल घर बनाकर मैं आपको बात समझा रहा था वो एक में ही आ गई है। लेकिन ना बच्चे का जहन यहाँ पता क्या कहता है? बच्चा कहता है सर डबल टैक्सेशन हो गई है। नहीं, अब इस बात के दो एंगल है। मैंने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मुझे कंपनी ने रहने के लिए घर दिया हुआ है, सैलरी। अब फिजिकली एक ही घर मौजूद है, ये एक से ही दोनों काम हो रहे हैं। हाँ, एक एडिशनल प्रोविजन चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एक प्रोविजन थी कि अगर आप किसी को रहने के लिए घर दिया, ये घर में लाहौर आ गया, मैंने मुल्तान में अपने एक दोस्त को दे दिया कि यार ये कम से कम जानने वाला तो होगा, इस घर का मार्केट रेंट था 50,000 रुपये मंथली, दोस्त दे रहा है 30,000 रुपया मंथली। लोग कहते नहीं भाई मैंने तो फेयर मार्केट रेट और एक्चुअल विच एवर इज हायर पर टैक्स लेना है। लेकिन जब मैं एम्प्लॉयर को घर दे रहा हूं ना, तो एम्प्लॉयर मेरे से फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निगोशिएट कर रहा, बल्कि वो मेरी एंटाइटलशिप निगोशिएट कर रहा है। मसलन फर्ज कर लें मेरे पास 4 कनाल का घर है और मेरी जॉब की एंटाइटलमेंट 1 कनाल की है, तो मैं उसे कहूंगा यार भाई तुम कनाल का ही किराया दे दो, मुझे तो पैसे ही आ रहे हैं ना। अब मैंने 4 कनाल वाला घर 1 कनाल
साल वाले रेंट पर दे दिया है। अब लॉ की एक एक्सेप्शन चाहिए कि यार अगर सेल्फ हायरिंग हो रही होगी तो ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सी प्रोविजन? कौन सी प्रोविजन? विच एवर इज हायर वाली, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। वो कहता है यार ये नहीं यहाँ लगनी क्योंकि ये वो सिचुएशन नहीं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए कैसे लिखा हुआ ये, वेयर एन एम्प्लॉय और हिज स्पाउस इज द ओनर ऑफ सच बिल्डिंग that is given on rent to employer and employer has provided the same building to employee against his entitlement for a rent free accommodation, then it will have following to effect। पहली बात, लॉ ने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया बात को। उसने कहा देखो यार मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे नाम पे घर हो सकता है या स्पाउस के नाम पे हो सकता है, काउंटर पार्टनर के नाम पे हो सकता है। अगर वो घर मेरे बेटे के नाम पे है तो दैट इज नॉट अ केस ऑफ सेल्फ हायरिंग। अब तो दो अलग अलग कहानियां हो गई हैं। स्पाउस बेगम को, मर्द बेगम को कहते हैं, जोड़ते हैं वो मर्द को कहते हैं, इसीलिए कहते हैं काउंटर पार्टनर, ठीक है ना। मर्द के लिए बेगम स्पाउस आ गई, बेगम के लिए हस्बैंड स्पाउस आ गया, ठीक है ना। तो स्पाउस, वेयर एन एम्प्लॉय और हिज स्पाउस, इन दो लोगों के नाम है, मियाँ बीवी में से किसी के नाम है तो सेल्फ हायरिंग का उसूल लगेगा। अगर बेटे के नाम है तो फिर सेल्फ हायरिंग का उसूल नहीं लगेगा, फिर दूसरा ही उसूल लगेगा नॉर्मल वाला, ठीक हो गया ना। वेयर एन एम्प्लॉय और हिज स्पाउस इज द ओनर ऑफ एनी सच बिल्डिंग दैट इज गिवन ऑन रेंट टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम बिल्डिंग टू एम्प्लॉय अगेंस्ट हिज एंटाइटलमेंट फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो कहते फिर वही दो कहानियां। नंबर वन, receipt of rent of building is chargeable to tax under the head income from property. Any rent received by the employee or his spouse shall be property income of the recipient and be treated accordingly। property के उसूल लग गए। Number two, building is provided by employer for his employee as a rent free accommodation, it will be perks और सैलरी के उसूल भी लग गए। दो बातें तो ये डिस्कस हो गई। फिर लॉ कहता है कि भाई इसके अंदर एक प्रोविजन हम उस वक्त पढ़कर आए हैं, फेयर मार्केट रेंट वाली, कि यहाँ फ्री फेयर मार्केट रेंट चार्ज नहीं होगा बल्कि एक्चुअल अमाउंट जो होगी वो चलेगा, ठीक होगी ना बात। अब आप प्रॉपर्टी इनकम वाली स्लाइड में भी पढ़ेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी, वहां ये बात लिखी हुई थी, क्योंकि प्रॉपर्टी के दो उसूल प्रॉपर्टी में जाके डिस्कस होने हैं। यहाँ तो हम सैलरी में इंटरेस्टेड हैं। उस वक्त हमने बोला था कि यार अभी ये बात छोड़ने, इसको वहां जाकर पढ़ लेंगे। अच्छा जनाब, अब आ गया जनाब अलाउंसेस का जिक्र, यानी हम पॉइंट नंबर 3 पर पहुंच गए। अगर हम अपनी डेफिनेशन को ध्यान में रखें, पहला पॉइंट था एनी पे वेज रेन्यूमरेशन, ये वाला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था पर्क्स विच इज कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अब पर्क्स सारे डील हो गए हैं सेक्शन 13 के अंदर, और हता कि आखिर में जाकर सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 ने कहा कि अगर कोई रह भी गया तो उसूल ये लगेगा जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस जो आपने पेमेंट की, ठीक होगी ना बात। अब आ गया अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब है पैसे मिले, ठीक है ना। Any special allowance or benefit or other perks within the meaning of the salary specially granted to meet expenses wholly and exclusively incurred in the performance of the duties of an office or employment of his office is exempt from tax। वो कहता है अगर कोई ऐसे पैसे पे किए जाएं जो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए खर्च हुए हैं होली एंड एक्सक्लूसिवली, वो कहता है ये तो सैलरी नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल दी, आपको कराची भेजा जा रहा है, आपको जाने की टिकट भी मिली, आने की टिकट भी मिली, वहाँ होटल भी मिला, रिहाइश भी मिली, खाना भी मिला, लेकिन आप एक ऑफिशियल मीटिंग पर गए थे और ये सारा काम हुआ है, तो ये तो मेरी सैलरी में ऐड नहीं हो सकता। या किसी एम्प्लॉय को भेजना है ऑफिस सेंटर चले जाओ ये काम करके आओ, अब उसको जाने का भी कोई किराया मिल रहा है, वापस आने का भी कोई किराया मिल रहा है, और अगर उस टाइम वहाँ लंच बाहर आया तो उसे कह रहे अच्छा लंच तुम वहीं कर लेना भाई, वो बिल भी ले लेना। अब इनमें से कोई भी चीज़ सैलरी में ऐड नहीं हो रही, बिकॉज होली एंड एक्सक्लूसिवली। अच्छा, सर्टेन पर्क्स बाय वर्चू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक और
छोटा सा माइनर सा एक उसूल आ रहा है। द फॉलोइंग पर्क्स रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो कहता है जी 3 बातें और चौथी जर्नलाइज गुफ्तगू लॉ कर रहा है। 3 बातें कौन सी हैं? फ्री और फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट टू इट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। वो कह रहा है अगर आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस क्या है? होटल्स या रेस्टोरेंट का है, और ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री खाना प्रोवाइड कर रहा है या सब्सिडाइज खाना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। वो कहता है यार 100 रुपए का लंच है, जो मर्जी खा ले। क्या कहता है जी आपका लंच फ्री है, लेकिन एक कंडीशन लगाई, जरा दिल छोटा करके गवर्नमेंट ने उसूल बनाया, ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। जो KFC के एम्प्लॉयज हैं वो जब ड्यूटी पर है और उन्हें फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मैकडोनल्ड के एम्प्लॉयज हैं उन्हें, या PC के एम्प्लॉय हैं, या किसी भी खाने पीने की जगह होटल्स एंड रेस्टोरेंट वाले जो लोग हैं, अगर वो एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स प्रोवाइड करते खाना, बड़ी अहम बात है ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। वो जो नया स्टाइल चला हुआ है कि एग्जामिनर बारीकी में चला जाता है, पहले कहानी खड़ता है और कहता है यार ये बंदा है, ये एक रेस्टोरेंट पे काम करता है, ये है, और कहता है जनाब इसको 5 कूपन मिलते हैं महीने के, जो ये फैमिली के साथ आकर डिनर कर सकता है या डिनर कर सकता है। देखना है ड्यूरिंग ड्यूटी आवर। अगर उसकी ड्यूटी आवर्स में लंच आ रहा है तो लंच फ्री दिया जा सकता है, डिनर आ रहा है तो डिनर फ्री दिया जा सकता है, ब्रेकफास्ट आ रहा है तो ब्रेकफास्ट दिया जा सकता है ड्यूटी आवर्स में। लेकिन अगर ऐसे है कि आपको 30 कूपन मिले, आप जब मर्जी खा लें, वो नहीं दिया जा सकता, वो तो सैलरी में ऐड हो जाएगा। बात समझ आ गई? नंबर 2, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन ऑफ दी। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे राइज आ गया, वो किसी एम्प्लॉय को कहे कि जनाब फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन, तालीम नहीं, राइस के एम्प्लॉय को हम कहें कि हम जो पढ़ाते हैं, यानी किसी राइस के एम्प्लॉय का बच्चा CA कर रहा हो और हम उसे कहें कि यार वो फ्री पढ़ ले, अब सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। लेकिन राइस के एम्प्लॉय का बच्चा लम्स में पढ़ रहा और हम कहें यार उसकी फीस हम दे देंगे, वो इसमें नहीं आया, वो इसमें नहीं आया। बात समझ आई? होटल और रेस्टोरेंट वाला अगर इसका बिजनेस होटल और रेस्टोरेंट वाला नहीं है तो वो नहीं दे सकता लंच, लंच मिलेगा तो लंच ऐड होगा सैलरी में। अभी करते हैं तीसरे वाली के बाद में इसको सम अप करूंगा बात को। 2 बातें आ गई है। राइस जो खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पैसे फीस देने का जिक्र कर ले तो वो इसमें कवर नहीं है। अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं हमने। तीसरा, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय अ हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स। जी डॉक्टर्स हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉय को कहें कि यार अगर कोई मसला है तो जितने डॉक्टर यहाँ बैठे हैं आप आकर उनसे फ्री सर्विस ले लें, लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल सरजीमेट वाले में ना भेजें, गंगाराम ना भेजें, ठीक है ना, किसी और हॉस्पिटल ना भेजें, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर, अपनी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और चौथी आ गई, एनी अदर पर्क्स फॉर विच एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बियर एनी मार्जिनल कॉस्ट एज नोटिफाइड बाय बोर्ड। क्या हुआ, लॉ ने ना 3 इंडस्ट्री को तो खुद ही टेकअप कर लिया। उसने कहा जो होटल्स वाले हैं ना, वहाँ इतने लोगों का खाना पक रहा है, कोई बात नहीं है, ये अपने एम्प्लॉयज को भी खाना दे देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अजम्पशन वही है कि कोई अलग से खर्चा थोड़े हो रहा होगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तालीम हासिल करें, अब यहाँ 2 बच्चे अगर कोई आकर के इसी हमारे एम्प्लॉय के भी CA की क्लास में बैठ जाएंगे तो कोई अलग से खर्चा नहीं हो रहा। AC भी चल रहे हैं, बिल्डिंग भी रेंट पर है, मैं भी आया ही हुआ हूँ, कैमरामैन भी मौजूद हैं, हम सब मौजूद हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा जो लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो वहाँ मार्जिनल कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इंक्रीमेंटल बच्चा आया तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ 3 में तो अब ये बात देखने की जरूरत कोई नहीं है, लॉ ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि ऐसा ही है। अच्छा, आप कहें नहीं वो खाना खाएगा तो पैसे खर्च होंगे, वो कहते भाई अब लिख दिया ना, अब तो फ्री हो गया, लेकिन असल में लिखा इसी मिजाज से हुआ है कि यार
खाना पक ही रहा है, कोई खा भी लेगा तो कुछ नहीं होगा, ये भी ठीक है जी कुछ नहीं होगा, ये भी ठीक है जी कुछ नहीं होगा। वो कहता है अगर इसके अलावा कोई बंदे को लगे कि यार हम सब फ्री देने लगे, तो वो ये साबित करे पहले FBR को आकर कि उसका कोई खर्चा इस पर नहीं आएगा, और अगर FBR नोटिफाई कर देगा तो वो भी ऐसा कर सकता है। मसलन PIA वाले अपने मुलाजमीन को फ्री टिकट देना चाहें, तो वो साबित करें कि जनाब जहाज़ खाली जा रहा होता है, तो जनाब 2-4 सीटें अगर उसमें अवेलेबल हैं तो हम देते ही जब है अगर सीट अवेलेबल हो तो। जब फ्लाइट जाने लगी है अगर उसमें सीट अवेलेबल है तो हम अपने एम्प्लॉय को कह देते, जैसे एमिरेट्स वाले अपने एम्प्लॉयज़ को, बिल्कुल उनके एमिरेट्स में ये रिवाज है कि जहाँ भी फ्लाइट जा रही है, इफ़ यू आर एमिरेट्स एम्प्लॉय, यू हैव एमिरेट्स कार्ड, तो आप उस फ्लाइट पर चले जाइए, अगर उसमें सीट अवेलेबल है तो आप फ्री ट्रांसफ़र चले जाएंगे, आपकी कोई टिकट नहीं है। क्यों? अब कोई पैसे खर्च नहीं होने। वो कह रहे अगर कोई भी इंडस्ट्री ऐसे समझे तो वो अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर दे जिस पर उसके कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट खर्च ना हो रही हो, लेकिन ये नोटिफाई करवाना पड़ेगा, और ये 3 चीज़ें नोटिफाई हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब है इन 3 में से एग्जामिनर उठाएगा जब भी उठाएगा, या चौथी बात करे तो फिर उसे लिखना पड़ेगा एंड FBR हैज़ नोटिफाइड, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसको हम कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट, छोटे छोटे से फायदे। इसके अलावा अगर कोई बंदा अपने एम्प्लॉयज़ को खाना खिला दे, उनके बच्चों की तालीम दे दे, या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे, तो फिर उसके ऊपर जो इस एरिया की अलग बातें, स्पेशल रूल आएगा वो अप्लाई होगा। ठीक है ना, जो स्पेशल रूल आएगा वो अप्लाई होगा। जी बच्चे, अपने हॉस्पिटल में सब्सिडाइज प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने हॉस्पिटल अपनी सर्विस फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, क्या क्या आपने क्या सवाल पूछा, दोबारा पूछा? बस 2 हॉस्पिटल है तो दोनों अपने है ना दोनों, तो ये तो हम कह रहे हैं अपने में प्रोवाइड करें। दोनों 20 हैं, एक आदमी के 20 हॉस्पिटल हैं, 20 ब्रांचेज हैं। जैसे KFC वाले की तो कितनी ब्रांचेज हैं, तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि जिस पर वो एम्प्लॉय उसमें खाना खाए, नहीं, जहाँ उसकी ड्यूटी लगा दें, ड्यूटी आज में जहाँ भी होगा, लाहौर हो, पेशावर हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, दुनिया भर में जहाँ मर्जी हो, कोई मसला नहीं है। उसूल ये है, रेस्टोरेंट वाला अपने रेस्टोरेंट में ड्यूटी आज में उसको दे दे, हॉस्पिटल वाला अपने हॉस्पिटल में, एजुकेशन वाला अपने एजुकेशन के इदारे में। किसी और के इदारे की पेमेंट करेंगे तो वो मेडिकल फैसिलिटी कहलाएगा, अगर वो है तो एजुकेशन एक्सपेंस कहलाएगा, उसके लिए अलग उसूल है। क्लियर होगी ना बात? दोनों हो सकता है। अच्छा जनाब, अब आ गया मेडिकल का जिक्र, साथ ही आ गया ताकि बात क्लियर भी हो जाए। अब आ गया जी मेडिकल फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट और मेडिकल अलाउंस। अब आ गया एक आम इदारा जो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, वो खुद हॉस्पिटल रन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल के एम्प्लॉय का जिक्र नहीं हो रहा, सर्जीमेट के हॉस्पिटल का एम्प्लॉय का जिक्र नहीं हो रहा, शिफा इंटरनेशनल का नहीं हो रहा, शौकत खानम का नहीं हो रहा, ठीक है ना। पिछली वाली में उनका जिक्र हो रहा था, अब हो रहा है एक सर्विस इंडस्ट्रीज है, बाटा है, राइज है, कोई भी इदारा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। अब पहले तो 2-3 लफ्ज़ अलग अलग हमने पूछे। एक लफ्ज़ है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का तो मतलब ये होता है कि आपने मेडिकल की फैसिलिटी दी हुई है, नॉर्मली आपने खुद ही कोई डॉक्टर रखा हुआ है, खुद ही कोई छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, ने कहा जी जो बीमार है यहाँ जाए और फ्री इलाज करवा लें, ठीक है ना। एक है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। आपने कहा यार हमारी लिस्ट पर, पैनल पर लोग मौजूद हैं या पैनल पे भी मौजूद नहीं है, फर्ज किया आप कहीं भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाइए, उसका बिल लेना है, आप वो लाएं और लाकर पैसे अपने रीइंबर्स कर लें। खुदा ना खास्ता किसी को कोई मेडिकल की ज़रूरत पड़ रही है तो कंपनी पे कर रही है, इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। कहते हैं जनाब अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड एज पर टर्म ऑफ
वो कहते हैं ये वाली प्रोविजन के लिए ना एक अहम बात है कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको पढ़े वहाँ क्या लिखा हुआ है मेडिकल के बारे में। यहाँ लिखा होना चाहिए कि आपको फैसिलिटी मिलेगी, रीइंबर्समेंट मिलेगी, कितनी अमाउंट है, क्या है, यहाँ लिखा हो, फिर टैक्स वाले इसे काबिल कबूल करेंगे। पहली कंडीशन तो आप टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मौजूद हो। तो कहता है एग्जेम्प्ट है, ये सारी बातें एग्जेम्प्ट हैं क्योंकि एक सोशल एलिमेंट है। रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, मुआवजा, ये तो ऐसी चीज़ें ना जो बेसिक नीड्स हैं सबकी, तो इसके ऊपर टैक्स लगाते बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, वो कहता है एग्जेम्प्ट है। सिर्फ ये ना हो कि लोग 2 नंबरी शुरू कर दें, ठीक है ना, ओके यार आपने ना मुझे बोनस देना है, तो पॉइंट नंबर 1 में तो लिखा हुआ बोनस पे टैक्स लग जाएगा। वो कहता है आप बोनस की बजाय ना ये कहें कि ये 2 लाख रुपए आपने मुझे मेडिकल फैसिलिटी के पैसे दिए, तो मेरा टैक्स बच जाएगा। अब ये सोच के बैठा हुआ है लेजिस्लेटर पहले ही। वो कहते नहीं नहीं एग्जेम्प्ट तो है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए नेशनल टैक्स नंबर ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक इज, यानी जो आप हॉस्पिटल का बिल लाए उसके ऊपर उसका NTN नंबर लिखा हो, नेशनल टैक्स नंबर लिखा हो। एम्प्लॉयर सर्टिफाइज एंड अटेस्ट द मेडिकल और हॉस्पिटल बिल, और एम्प्लॉयर उसको साइन कर दे, सर्टिफाई कर दे। तो उन्हें लग रहा है कि अब हमने थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, जेन्युइननेस को वेरीफाई कर लिया। अब मेडिकल फैसिलिटी पे कितने पैसे लगे, जितने मर्जी लग रहे हैं, या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी कितने की है, कोई लिमिट कोई नहीं है, 10%, 15%, जितने खर्च हुए कोई बात नहीं, ठीक होगी बात। दूसरा आ गया मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस नॉट एज पर टर्म ऑफ। वो कहते हैं किया तो यही सारा कुछ है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ, एम्प्लॉयमेंट लेटर में नहीं लिखा हुआ, हमारी पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक एम्प्लॉय बीमार हो गया हमने उसके लिए अलाउ कर दिया है। तो लॉ कहते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं है, फुली टैक्सेबल, ये पैसे नहीं आप उसे दे सकते थे। अगर आपने पैसे देने थे तो मैं अपनी पॉलिसी बनाते, लेटर में, एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखते, फिर उसके मुताबिक चलेंगे। अगर एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपने स्पेशली एक अच्छा एम्प्लॉय होने की वजह से किसी का कर दिया है, तो कहते नहीं ये टैक्सेबल है, ये एज अ जनरल पॉलिसी हम इसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आगे जी, ओनली मेडिकल अलाउंस, यानी आपने अलाउंस का मतलब है कैश दे दिया। आपने कहा भाई हम आपको हर महीने इतने पैसे देंगे, ये मेडिकल अलाउंस है, अगर आप बीमार हो मेडिसिन ले लें, सही रहे तो जाके बर्गर शवारमा खा लें ताकि बीमार हो जाए, अगली दफा मेडिसिन ले लें। बात समझ आ रही है? तो वो कह रहा है एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ, लेकिन वो कहता है 10% सालाना सैलरी से ज्यादा आप पैसे नहीं दे सकते। अब अगर एम्प्लॉयर ने हमें 20% दे दिए हैं, तो या एग्जामिनर क्या करेगा, वो कहेगा जी एक शख्स की सालाना सैलरी बनी 24 लाख रुपया, यानी 2 लाख रुपया मंथली थी, और इसको 3,50,000 मेडिकल अलाउंस मिला, तो हम फौरन क्या करेंगे, ए में एक्चुअल देखेंगे कितना मिला जी 3,50,000, बी में देखेंगे 10% 2,40,000, विच एवर इज लोअर 2,40,000 माइनस कर लेंगे, ऐसे ही होगा ना, इस रिमेनिंग पे टैक्स लगेगा, यानी इस लिमिट से ज्यादा जो हुआ वो ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा, यानी रिमेनिंग ऐड हो जाएगा ना, रिमेनिंग ऐड हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1,10,000, तो 2,50,000 पहले कहीं ऐड नहीं हुआ 1 लाख कितना 10,000 ऐड हो जाएगा इनकम में, विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग ओवर एंड अबव ऐड हो जाएगा। मंथली पे नहीं, एनुअल पे देखेंगे, एनुअल पे देखेंगे, साल के बाद देखेंगे। बात समझ आ गई है? जनरल उसूल ये था, कैश जब भी देंगे टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारे इनकम टैक्स लॉ में वाहिद एक्सेप्शन है जहां आप कैश दे रहे हैं और वो 10% तक एग्जेम्प्ट हो, वरना अगर आप हाउस रेंट की जगह कैश दे देते तो सारा टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी
भाई कैश आप एम्प्लॉय को पकड़ाएंगे, वो तो सैलरी में आ गया पहले पॉइंट की वजह से ही। मेडिकल एक एक्सेप्टेड एरिया है जो लॉ कहता है कि 10% तक आप अलाउ करते, कैश भी अलाउ करते। फैसिलिटी दे रहे हैं तो टोटली अलाउ है, सिर्फ एक कंडीशन है, एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट करें, पिक एंड चूज ना करें, दे देंगे जो नहीं देंगे, ऐसे ना करें। वो जाहिर पॉलिसी होगा तो फिर सबके लिए होगा ना। अच्छा जनाब, अब आगे चलें। मेडिकल अलाउंस प्लस मेडिकल फैसिलिटी, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद टर्म ऑफ। मेडिकल अलाउंस का तो मतलब होता है जितने पैसे लगे, हमारा हॉस्पिटल है वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत से इदारे ना उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, वो कहते हैं भाई वहाँ से ट्रीटमेंट का सारा कुछ फ्री है। अच्छा, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट तीनों को लेना है ना। अभी मैं मेडिकल फैसिलिटी बता रहा हूँ। मेडिकल फैसिलिटी का क्या मतलब है, हमारा हॉस्पिटल बना है, यहाँ से जो ट्रीटमेंट करानी है करा लें, फ्री है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस का मतलब है आप पैसे देकर आओगे फिर आकर हमारे से ले लोगे, लेकिन जिसका बिल लाओगे उसके ऊपर नेशनल टैक्स नंबर लिखा होना चाहिए। वो कहता है इसके साथ आपको अलाउंस भी मिलेगा, कैश अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, लेकिन है कौन सा, इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, रीइंबर्समेंट विल बी एग्जेम्प्ट, यानी फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये 10%, यानी इधर ऐसे समझें, अगर कैश देना है तो अकेला कैश देंगे, फिर 10% तक एग्जेम्प्ट है। नहीं, आपने अपना हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, आपने कहा जो ट्रीटमेंट है ना यहाँ से करा लो, अगर यहाँ से नहीं है तो हम आपको 10% ऑफ सैलरी दे रहे हैं, फिर आप खुद करवाओगे उसमें से। अब आपने उसे फैसिलिटी भी दे दी है और अलाउंस भी दे दिया। वो कहते हैं फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है और अलाउंस फुली टैक्सेबल हो गया। अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन देखना क्या पड़ेगा। और आखिरी 5वां केस, मेडिकल फैसिलिटी रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस नॉट एज पर allowance is exempt up to 10% of basic salary. Facility and reimbursement will be fully taxable. इस बात को पीछे से लिंक कर लेते हैं, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। इधर देखें, पिछले वाली बात में यहाँ से देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। फैसिलिटी अगर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बगैर दी जाए तो टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। इसके साथ दी जाए तो एग्जेम्प्ट हो जाती है। कैश अकेला दिया जाए तो 10% एग्जेम्प्ट हो जाता है। इनके कॉम्बिनेशन से अगली दोनों उसूल आ रहे हैं। ये क्योंकि फैसिलिटी थी ये एग्जेम्प्ट रही, कैश अकेला नहीं है टैक्सेबल हो गया। बात समझ आई है। इसमें देखें, कैश आया है लेकिन फैसिलिटी बगैर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, फैसिलिटी टैक्सेबल हो गई, अब कैश जो है वो 10% एग्जेम्प्ट हो गया। अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसको जरा प्रैक्टिस में लाते हैं तो काम आपको आसानी से समझ आएगा। बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर जमान इज 50,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस इज 4,000 पर मंथ एंड हाउस रेंट अलाउंस इज 6,000 पर मंथ। अब जितना पढ़ लिया वो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी हमने। As per term of employment, he is entitled for free hospitalization, for which employer incurred 30,000. वो कहता है ये इस बंदे का स्टेटस है, बताएं इसकी इनकम कितनी है। अब सारे उसूल लगाएं, पॉइंट नंबर 1 भी लगाएंगे, पॉइंट नंबर 2 भी लगाएंगे, पॉइंट नंबर 3 भी लगाएंगे। पॉइंट नंबर 1 के तहत बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, डियरनेस अलाउंस भी टैक्सेबल है, हाउस रेंट अलाउंस भी टैक्सेबल है। इन तीनों को तो पहले मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया, क्योंकि कोई डेट का तो जिक्र आ नहीं रहा। तो 6 लाख रुपया बेसिक सैलरी आ गई, 48,000 रुपया अलाउंस आ गया और हाउस रेंट आ गया 72। तो हाउस रेंट, हाउस नहीं प्रोवाइड किया, हाउस रेंट अलाउंस सारे टैक्सेबल हो गए। अब वो
कह रहा है कि यार इस बंदे को हॉस्पिटलाइजेशन हमने प्रोवाइड की है एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उस पर 30,000 रुपया खर्च हुआ है, दैट इज फुली एग्जाम बीइंग एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 7,20,000। अब अगर इसके अंदर ही मैं डाल दूं क्या कन्वेंस, तो वो भी हम उसी तरह ही ले लेते, उसको भी देखते कि 5% ऐड करें कि 10% ऐड करें। इसके अंदर ही अगर हम डाल देते कोई डोमेस्टिक सर्वेंट तो उसको देख लेते। इसके अंदर ही हम डाल देते कि उसने कोई एक लोन लिया था और अब उसने वो लोन वेव ऑफ कर दिया। अब लोन पे भी याद रखना 2 प्रोविजन है अलग अलग। एक है लोन लिया इंटरेस्ट फ्री सब्सिडाइज, ये अलग कहानी है। एक है लोन दिया हुआ था वेव ऑफ कर दिया, ये अलग कहानी है, ठीक है ना? तो अब उन सारी बातों को पीछे को अगर आप अकोमोडेट रखेंगे तो खुद ही सवाल बनता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। Basic salary of Mr. Andar is 1 lakh per month. Dearness allowance is 5,000 per month. House rent allowance is 6,000 per month. Medical allowance is 15% of basic salary. Medical allowance. तो बाकी सारी चीजें तो उसी तरह ही आ गई, बेसिक सैलरी और सब कुछ उसी तरह ही आ गया। मेडिकल अलाउंस कितना मिला है? 1,80,000। मिल कितना सकता था? 1,20,000 तक, 10% तक। तो ओवर एंड अबव 60,000 विल बी एडेड टू सैलरी बिकॉज अलाउंस की लिमिट क्या है? 10%। कर लेंगे कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहां तक? क्यों जी? क्लियर है सारा? ये आगे चलें? अच्छा, basic salary of Mr. Imran Khan is 1,50,000 per month. Company has provided his accommodation and motor car for private purpose along with driver. अब जो कुछ पढ़ लिया उसके कॉम्बिनेशन से सवाल बन सकता है ना? अब हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया बीच में क्या भी, अकोमोडेशन भी और गाड़ी भी। Salary of driver is 15,000 per month, out of which 20% is paid by as per term of employment. He is entitled for free hospitalization, for which employer incurred cost of 300,000, which is in addition to the medical allowance of 5,000 per month. Allowance भी मिल रहा है और फैसिलिटी भी मिल रही है। अब देखना पड़ेगा टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है। एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट facility will be exempt, allowance will be fully taxable. कॉपी निकाल लें जरा। सबसे पहले सैलरी कितनी आ गई जी? मल्टीप्लाइड बाय 12, 18 लाख की सैलरी आ गई। अब इससे पहले हमने वो नाम शाम लिखने हैं ना ऊपर, वो जो लिखा था, तो नहीं, सबसे पहले बंदे का नाम लिखेंगे मिस्टर इमरान खान, आगे प्राइम मिनिस्टर ना लिखा ना, ठीक है ना? तो मिस्टर इमरान खान और फिर नीचे लिखेंगे क्या? कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेट हिज इनकम, टैक्स नहीं कहा उसने, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और फिर टैक्स ईयर देख लेंगे जब रियल सवाल होगा तो वहाँ टैक्स ईयर भी हमें नजर आ रहा होगा। ये 3 बातें लिख कर आनी है, ऐसे ही है ना? सैलरी आ गई कितनी जी? 18 लाख। और क्या दे रहे हैं हम उसको? कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन से रिलेटेड और कुछ नहीं बताया। अकोमोडेशन ना लेता तो क्या होता? कुछ नहीं बताया। अकोमोडेशन का उसूल क्या है? 2 चीजें देखनी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी और बी कैश कितना मिलना था। चलो कैश तो कुछ नहीं लिखा तो 0, इसका मतलब है 45% तो ऐड होना ही होना है ना। तो इसका मतलब है अकोमोडेशन में हमने क्या किया? 18 लाख का 45% 8,10,000 ऐड कर दिया। कर दिया है कि नहीं कर दिया? अच्छा जी, कन्वेंस एंड मोटर कार फॉर प्राइवेट पर्पसेस अलोंग विद ड्राइवर।
अब दो चीजें आ गई ना, तीन चीजें हो सकती थी, पेट्रोल का जिक्र नहीं आया और अगर कहता है फ्यूल भी पे किया। अब चूंकि ये सारा ही प्राइवेट पर्पजेज है और कहता जी 2 लाख का फ्यूल खर्च हो गया महीने में या साल में, तो वो भी ऐड हो रहे होते हैं। अब इस वक्त सिर्फ गाड़ी के नाम पर 10%, ड्राइवर के नाम पर नीचे आ गया, ड्राइवर नीचे जाके ऊपर ही लिख देना चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। ड्राइवर के नाम पर 15,000 सैलरी ज़रब 12 कितना आ गया? 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 1,80,000। लेकिन इसका 20% हमने पे किया है, तो फिर वो माइनस कर दिया 15 लाख ज़रब 1,80,000 का 20%, ठीक है ना? तो या 1,80,000 का 80%, 1,40,000। गाड़ी की 2 एडजस्टमेंट आ गई। गाड़ी की वजह से कितना ऐड हुआ? 3 लाख। ड्राइवर की वजह से 1,44,000। अब आपको क्वेश्चन बिल्ड होता नजर आना शुरू हो गया कि कैसे जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सवाल में कैसे आ रही होंगी। अब वो क्वेश्चन की शक्ल सूरत आपके सामने कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, कुछ शक्ल नजर आई है कि नहीं आई सवाल की? सोच लें, बहुत प्यारी शक्ल नजर आ रही है। जुनून बदले हैं कुछ यूं अंदाज जिंदगी के, जुनून बदले हैं कुछ यूं अंदाज जिंदगी के, आंखों को बंद कर लेते हैं अब दीदार के वास्ते। ठीक है ना? तो अब आंखें बंद करके कुछ दीदार होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हैं? नहीं हुआ? तो आंखें खोल के देखने की कोशिश करो। ठीक है ना? अच्छा जी, कौन कौन सी बात ट्रीट हो गई है? बेसिक सैलरी ट्रीट हो गई है, अकोमोडेशन ट्रीट हो गई है, कन्वेंस ट्रीट हो गई है। कन्वेंस के 2 एस्पेक्ट ट्रीट हो रहे थे, एक तीसरा भी आ सकता था, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी आ सकता था। ओके जी, चलिए जी, अब आ गया मेडिकल की बात। वो कहता है एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही इज एंटाइटल फॉर फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, और वो 3 लाख रुपया खर्च हुआ। ये हमने कहा था कि क्योंकि एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो हॉस्पिटलाइजेशन एग्जम्प्ट हो गई। और फिर वो कह रहा है कि नहीं, 5,000 रुपया पर मंथ हम मेडिकल अलाउंस भी दे रहे थे, दैट विल बी फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल 5 लाख 5,000 ज़रब 12 60,000। अब आप अगर घर जाकर ये सारे काम करके नहीं आएंगे तो फिर समझ नहीं आनी बात। तो वो जो बच्चे बाद दफ़ा कह रहे थे यार सर जाहिद प्रैक्टिस कम कराते हैं, सर सही सवाल नहीं करा रहे होते। भाई जो सवाल चाहिए वो करा रहे हैं। अगर ऐसे फॉर नथिंग बस करी जाए उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। भाई प्रोविज़न को डिस्कस करें, प्रोविज़न को 360 डिग्री पर समझें कि यार कन्वेंस में मसला आ रहा है तो कन्वेंस की उस एक स्लाइड में उन सारे मसाइल का लिखा हुआ है कि यार 3 बातें हैं, अब देखना है कौन सी अप्लाई हो रही हैं। यहाँ 2 अप्लाई हो गई थी, हो सकता है किसी जगह 3 अप्लाई कर देंगे। हो गया कि नहीं? तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 31,14,000। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कौन सी स्लाइड नंबर आ गया? 46 तक का काम अब आप कर आएंगे इंशाल्लाह ताला। मंडे को आएंगे तो यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे इंशाल्लाह।